गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर GWPC अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिल्क एक नेचुरल फाइबर है और यह एक प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर क्यों है? क्योंकि सिल्क जो है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और ये जो कीड़ा होता है ये बेसिकली शहतूत की पत्तियों को खाकर ही जीवित रहता है और इसी से रेशम का उत्पादन होता है। आप सब जानते हैं कि रेशम अपनी चमक, अलौकिक सुंदरता, आकर्षण, मजबूती, विलक्षण आर्द्रता, कोमलता, लटकनशीलता, अद्भुत श्रिंकेज प्रतिरोधकता एवं अन्य विलक्षण गुणों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए सिल्क को क्वींस ऑफ ऑल फैब्रिक भी कहा जाता है। और ये जो कीड़ा सिल्क का कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म कहलाता है, इसका नाम बॉम्बैक्स मैरी होता है। और यह जो सिल्क का कीड़ा होता है ये अपने चारों तरफ एक गमी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करता है, जो उसके चारों तरफ लपेट जाता है और कोकून बनाता है और उस कोकून में से ही हमको सिल्क का यार्न जो है वो प्राप्त होता है। सिल्क एक इकलौता ऐसा नेचुरल फाइबर है जो कि काफ़ी लंबे फॉर्म में हमको उपलब्ध होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि जो रेशम के कीड़ों को हम पालते हैं तब जाकर के हम सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो रेशम के कीड़ों को जो पालना है वो सेरीकल्चर प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम उत्पादन की प्रथम प्रक्रिया है। ये जो कीड़े हैं इनका जीवन काल 2 माह होता है, जिसके अंतर्गत यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इनका वर्णन आगे की स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए, इस स्लाइड में मैं आपको सेरीकल्चर की प्रक्रिया के बारे में बता रही हूँ कि कैसे इन कीड़ों को कैसे पालन पोषण इनका किया जाता है। और दूसरे चित्र में एक सिल्क वॉर्म मैच्योर स्टेज में दिखाया गया है। इस स्टेज में आकर के ही ये सिल्क मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म समझाने की कोशिश की है। इसमें 1, 2, 3, 4 अप टू 10 स्टेजेस जो हैं सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल की हैं, जिसमें पहली स्टेज में ये कीड़ा अंडे देता है। अंडे धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ग्रो करते करते ये पत्तों को खाते खाते इनमें जो है इनके बॉडी जो है वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे 7 स्टेज पर आकर के यहाँ पर कीड़ा जो है अपने चारों तरफ से सिक्रीशन शुरू करता है। और 8 वाला रूप जो है, 8 स्टेज जो है वो कोकून स्टेज है। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते हमको इस 8वीं स्टेज पर जो है हमको कोकून प्राप्त होता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म जो है ये आपको बाकायदा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम बात करेंगे सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरिंग की, जिसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिनसे इन स्टेजेस में से निकलने के बाद ही हमको जो है सिल्क का धागा प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहली स्टेज आती है सेरीकल्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि सिल्क वॉर्म्स को पालने का प्रोसेस ही सेरीकल्चर कहलाता है। और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहली स्टेज अंडा होती है, दूसरी लार्वा होती है, तीसरी प्यूपा होती है और चौथी मॉथ या कीड़ा होती है। ठीक है, इन 4 स्टेजेस को पार करके जब कीड़ा स्टेज पर आता है उस समय पर ये अपने चारों तरफ एक कोटिंग डेवलप कर लेता है और उस कोटिंग को हम कोकून कहते हैं और कोकून से ही हमको सिल्क प्राप्त हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज आ गई सॉर्टिंग ऑफ कोकून, जिसमें कोकून की छटाई की जाती है। ये मैं आगे आपको और इसको विस्तार से समझाऊंगी। अगली स्टेज आती है सॉफ्टनिंग ऑफ गम या गोंद ढीला करना। देखिए, सॉर्टिंग ऑफ कोकून में क्या होता है कि जो कोकून्स के रंग, आकृति और रचना के अनुसार इनकी छटाई की जाती है। इसको करने के लिए इनको एक ऑटोमेटिक बेल्ट के ऊपर रखते हैं, जहाँ पर मेल कोकून भारी होने के कारण नीचे गिर जाते हैं, जबकि फीमेल कोकून हल्के होने के कारण आगे जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और सामान्यतः अंडाकार व गोल कोकून का रेशा जो है वो तैयार करने के लिए जो अंडाकार और गोल कोकून अच्छी शेप के होते हैं उन्हीं से जो है हमको धागा प्राप्त होता है। अगली स्टेज, थर्ड स्टेज आती है सॉफ्टनिंग ऑफ गम या सेरिसिन, गोंद ढीला करना।
सिल्क का उत्पादन छटाई के पश्चात इन्हें गर्म पानी या भाप में लगाकर डालकर इन पर लगे हुए गोंद, क्योंकि एक जो गमी सब्सटेंस कीड़ा जो सिक्रीट करता है उसका नाम है सेरिसिन। इस सेरिसिन को गर्म पानी में मुलायम किया जाता है जिससे रेशम का रेशा अलग हो जाता है। उसके बाद इनको ठंडे पानी से धोकर हल्की हल्की ब्रशिंग करके इसका एक किनारा निकाला जाता है और उस किनारे के बाद जो है जैसे ही वो किनारा हमको मिल जाता है हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, वो कहलाती है रीलिंग ऑफ फिलामेंट। मतलब आपने क्या हो गया, देखिए मैंने आपको बताया कि जो सिल्क वॉर्म है उससे जो हमको फाइबर मिल रहा है वो लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी लंबे फाइबर्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में फिलामेंट कहते हैं। तो अब क्या आता है, धागे को लपेटना या फिलामेंट को लपेटना। इसमें क्या करते हैं कि लपेटने के लिए 3 से 8 कोकून को एक साथ तार निकालकर एक रील पर लपेट लेते हैं। इन धागों में ऐंठन नहीं देते हैं क्योंकि ऐंठन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही कोकून का धागा समाप्त होता है हल्का बड़ा क्विकली उसको एक्सपर्ट लोग जो होते हैं दूसरा धागा जो है उसके साथ ऐड करते हैं और फटाफट वो चीज़ जो है वो लपेटने में आती जाती है। ये सारा काम जो है रीलिंग का ये एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। आप और हम जैसे लोग इन कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक कोकून से 100 से 200 फीट लंबा धागा प्राप्त होता है। अब इसको जब धागा बन जाता है उसके बाद इसकी लच्छियाँ बनाई जाती हैं और जैसा कि आपको बताया कि इसमें नेचुरली एक गमी सब्सटेंस होता है, तो वो गमी सब्सटेंस जो है वो एक रेशे को दूसरे रेशे से जोड़ने में मदद करता है। रीलिंग का काम जो है वो हाथ से और मशीन से दोनों तरह से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है ड्राइंग ऑफ स्किन्स या रेशम की लच्छी को सुखाना। इसमें क्या करते हैं कि तैयार किए गए धागों में लंबे रेशे वाले जो रेशम है उससे गुड क्वालिटी का और छोटे रेशों से थोड़ा सा कमज़ोर क्वालिटी का रेशम तैयार होता है और इनको सुखाने के लिए या तो आप इसको नेचुरल एयर में सुखाते हैं या आप इसको आर्टिफिशियल एयर में भी सुखा सकते हैं। क्योंकि सुखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पहले हमने उसको गर्म पानी में डाला था तो उनको आपको सुखाना ही पड़ेगा। अगली स्टेज आती है गांठें तैयार करना या बेलिंग। बेलिंग में क्या होता है कि तैयार लच्छियों को 5 से 10 पाउंड या 2 से 4 किलो के बंडल में इनको बांध दिया जाता है। फिर इन्हीं बंडलों को वापस 60 किलो तक की गांठें बना करके आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगली स्टेज आ रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। सिल्क की जो स्पिनिंग का काम है, कताई का कार्य है, वो विशेषज्ञ ही करते हैं। कांटों को खोलकर इन्हें इनके रंग, शेप, बारीकी, फाइननेस और बनावट और लंबाई के आधार पर इनकी छटाई कर लेते हैं। एक्सपर्ट कारीगर इतने होशियार होते हैं कि वो अपनी उंगलियों के फीलिंग से और उनको देखकर ही लच्छी की पहचान कर सकते हैं। छटाई करने के बाद रेशे पर उपस्थित गोंद को नरम बनाने के लिए इनको साबुन के गर्म पानी में डाला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेरिसिन ढीला हो जाता है और इससे धागा बनना ईजी हो जाता है। तत्पश्चात इन लच्छियों को सुखाकर बॉबिन में लपेट दिया जाता है और लपेटने के दौरान जो है आवश्यकता अनुसार हल्की सी इसमें ट्विस्टिंग दी जाती है। धागों को समान बनाने के लिए इन्हें रोलरों के बीच में से भी निकाला जाता है और अब इसके बाद धागा जो है वो बुनाई के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है डीगमिंग या गोंद हटाना। गोंद हटाने से रेशम के धागे मुलायम, चमकदार और आकर्षक हो जाते हैं। इसी कारण गोंद हटाने की क्रिया की जाती है, परंतु फिर भी इस पर से पूरा गोंद नहीं हट सकता क्योंकि पूरा गोंद हट जाने से रेशे जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। गोंद हटने से वस्त्र की रचना सघन हो जाती है। इसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का अद्भुत गुण विद्यमान होता है। क्योंकि आपने देखा कि ये हमको नेचर से बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में मिल रहा है, इसलिए सिल्क का वस्त्र जो है वो अन्य वस्त्रों से काफ़ी महंगा होता है, आम आदमियों की पहुंच से काफ़ी दूर होता है। इसलिए इसको सस्ता बनाने के लिए इसमें अन्य रेशों को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लीच करना या ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए सिल्क में काफ़ी माइल्ड ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लीच के यूज़ करने से जो रेशम का धागा है वो ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज आती है डाइंग या रंगाई।
ऊन के समान सिल्क के रेशों को भी हम आसानी से रंग सकते हैं और रंगाई के लिए एसिड डाइज का प्रयोग होता है। सिल्क में जो रंगाई से जो हमें शेड्स होते हैं वो काफ़ी ब्राइट और पक्के होते हैं और धुलाई से और लाइट से ज़्यादा इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज आती है प्रिंटिंग। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि सिल्क हमको काफ़ी प्रिंट्स में मार्केट में अवेलेबल होता है, तो प्रिंटिंग के लिए इस पर रोलर, स्क्रीन या ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और पहले डाइंग की जाती है और उसके बाद प्रिंटिंग की जाती है। फिनिशेस, सिल्क जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी फाइन, चिकना, कोमल और आकर्षक होता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा परिसज्जाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल इसमें हमको सिल्क का वज़न बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है और सॉफ्ट होता है और इसकी वज़न बढ़ाने का काम जो है इसमें कुछ मेटल्स जैसे लोहा, टिन आदि का प्रयोग करके इसको भारी बनाया जाता है। ये रेशे से चिपक कर वस्त्र को भारी बना देते हैं। और जैसे आपको पता है कि आपने देखा है कि सिल्क की साड़ीज़ पर चरक भी करते हैं, तो चरक करने से भी क्या हो रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है और उसमें स्टिफनेस आ रही है और उसका लुक जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको नेचर से किस रूप फॉर्म में फ़ाइबर मिल रहा है और अल्टीमेटली आप उसको किस तरह से फैब्रिक रूप में ला करके तैयार कर रहे हैं, ये सारे इसके सिल्क के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक अंडे में से लार्वा निकलता है इन लार्वाओं को जो है राउंड ट्रे में रखा जाता है। इन्हें खाने के लिए शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं। यह बढ़कर धीरे धीरे 3 इंच लंबे कैटरपिलर बन जाते हैं। सामान्यतः एक लार्वा या कैटरपिलर अपने वजन से 38,000 गुना पत्तियां खाता है। यह लार्वा दिन में 4 बार अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। चौथी अवस्था में इसका आकार अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान हो जाता है। इस अवस्था में यह लगातार अपने को हिलाता रहता है, जो इस बात का संकेत है कि कोकून बनाने के लिए वह तैयार है। ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको तैयार कोकून बताया है कि किस तरह से सिल्क जो कीड़ा है वो अपने चारों तरफ ये एक धागे को लपेट करके किस रूप में आ जाता है और इसी रूप में हमको सिल्क मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको रीलिंग ऑफ कोकून बताया है कि कैसे इनका एक एक सिंगल किनारा निकाल करके इनको लपेटने की कोशिश की है। और अगले चित्र में वो जो आदमी है वो सॉर्टिंग ऑफ कोकून का काम कर रहा है, कोकून्स की छटाई का काम कर रहा है। ये देखिए, तैयार कोकून का कैसे इंडस्ट्रीज़ में इनको प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जा रहा है। और अगले चित्र में मैंने आपको कैटरपिलर विद कोकून बताया है कि किस तरह से ये तैयार हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में बताऊं। रेशम के कीड़े में 80% फाइब्रोइन प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन और 20% सेरिसिन जो एक नेचुरल गमी सब्सटेंस, प्राकृतिक गोंद होता है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। सिल्क रेशे की लंबाई सामान्यतः 1200 से 4000 फीट होती है। सिल्क का रेशा अन्य प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा सबसे अधिक मजबूत होता है। सिल्क के रेशे में अत्यधिक लचीलेपन का गुण विद्यमान है। सिल्क की सतह चिकनी होने के कारण आसानी से गंदगी व धूल कण प्रवेश नहीं कर पाती है। सिल्क के लिए ड्राई क्लीनिंग ही उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये एक जनरल इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिल्क में हमको क्या विशेषताएं मिलती हैं। अगला बात आती है टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क जो है वो कई प्रकार का होता है। बेसिकली सिल्क 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है वाइल्ड सिल्क और दूसरा कहलाता है स्वनिर्मित, या वाइल्ड सिल्क को आप स्वनिर्मित कहते हो, और दूसरा कहलाता है कल्टीवेटेड सिल्क या उत्पादित सिल्क। स्वनिर्मित सिल्क जो है वो जंगलों में पलने वाले कीड़ों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें जंगली सिल्क भी कहा जाता है। इन कीड़ों के कोकून से निम्न क्वालिटी का भूरे रंग का सिल्क जो है वो प्राप्त होता है। यह कीड़े शहतूत की पत्तियों की बजाय बबूल व अरंडी के पत्तियों पर पलते हैं। यह उत्पादित सिल्क से मोटा होता है। उच्च क्वालिटी का वस्त्र बनाने से पहले इनको विशेष परिसज्जाओं द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब कि इनको अगर आपको अच्छे कपड़े बनाने हैं तो इसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत फिनिशेस दी जानी पड़ती हैं। जो स्वनिर्मित या वाइल्ड सिल्क है वो बेसिकली 3 श्रेणियों में होता है। पहला कहलाता है टसर सिल्क, दूसरा कहलाता है मूंगा सिल्क और तीसरा कहलाता है एरी सिल्क। टसर सिल्क के कीड़े जो हैं वो ओक व बबूल दोनों पेड़ों पर पाए जाते हैं और उनकी पत्तियां खाकर पलते हैं। इस सिल्क का रंग भूरा होता है और इसमें टैनिक एसिड होने के कारण यह थोड़ा सा रफ और हार्ड होता है। आप कभी देखिएगा
कि जो सिल्क टसर सिल्क है वो थोड़ा सा हमको फील करने में हार्ड और रफ दिखाई देता है। मूंगा सिल्क अधिकांशतः आसाम में पाया जाता है। वहाँ के ओक के पेड़ों पर यह पाए जाते हैं और उसी के पेड़ की पत्तियाँ खाकर पलते हैं। ओक की पत्तियों में टैनिक एसिड अधिक पाया जाता है, इसी कारण कीड़ों से उत्पादित सिल्क का प्रभाव भी इन पर पड़ता है। मूंगा सिल्क टसर सिल्क से अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका रंग गोल्डन येलो होता है। अधिकांशतः कमर्शियल सिल्क जो है वो इसी से तैयार किया जाता है। अब आता है एरी सिल्क। एरी सिल्क जो है वो अरंडी के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त श्रेष्ठ सिल्क को कहा जाता है। इसके कीड़े अरंडी के पत्ते खाकर पलते हैं। अधिकांशतः ये आसाम और बंगाल में पाए जाते हैं। इन रेशों का रंग पीला होता है तथा कोमल, बारीक, चमकदार, चिकने व मुलायम होते हैं। भारी होने के कारण ये रेशा जो है थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए इनको लपेटने में हमको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगली श्रेणी आ रही है कल्टीवेटेड सिल्क की, जो कि उत्पादित सिल्क भी कहलाता है। कल्टीवेटेड सिल्क जो है वो हमको बेसिकली शहतूत के पेड़ वाले कीड़ों से ही प्राप्त होता है। कल्टीवेटेड सिल्क दो प्रकार का होता है, रील्ड सिल्क और फिलामेंट सिल्क। ठीक है, फिलामेंट सिल्क को आप रील्ड सिल्क भी कहते हो। रील्ड सिल्क जो है ये प्राकृतिक रूप से अत्यधिक लंबे रेशे से तैयार होता है। इनकी सामान्य लंबाई 300 से 18 मीटर तक होती है। 1800 मीटर तक होती है। इस सिल्क में ट्विस्टिंग कम होती है। यह अत्यधिक चमकदार, कोमल व अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होता है। यह अधिक लचीले व मुलायम भी होते हैं। फाइबर का रंग क्रीम होता है। इसका प्रयोग उच्च क्वालिटी के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। आपने सुना होगा जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा और क्रेप, ये ऐसे वस्त्र जो हैं वो इसी प्रकार के रील्ड सिल्क से बनाए जाते हैं और ये काफ़ी महंगा होता है। वस्त्र बनाने के लिए इसकी पहले लच्छियाँ तैयार की जाती हैं। दूसरा है स्पन सिल्क। इस सिल्क के रेशे कम चमकदार, थोड़े मोटे और रफ होते हैं। जैसे कपास के रेशे में किया जाता है, वैसे ही इसमें भी कताई के द्वारा ट्विस्टिंग देकर इसको तैयार किया जाता है। इसका रंग सुनहरा पीला, गोल्डन येलो से ब्राउन होता है। इसकी तनाव क्षमता व प्रत्यास्थता कम होती है। इन रेशों से निम्न क्वालिटी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इनसे लच्छी नहीं बनाई जाती। जो स्पन सिल्क है वो तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है। ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको टसर सिल्क की वैरायटी दिखाने की कोशिश की है कि नेचुरल कलर में कैसा होता है और किस तरह से इसके रंग बिरंगे शेड्स हमको मार्केट में साड़ीज़ के मिलते हैं। ये देखिए, ये एरी सिल्क का ड्रेस मटेरियल किस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है और कैसे उसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये रील्ड एंड स्पन सिल्क लच्छियों के फॉर्म में इस तरह से प्राप्त होता है और उसके बाद उसको आवश्यकता के अनुसार जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये था सिल्क का यार्न मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक। आशा है आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम इसको एक बार और आपस में मिलजुल करके इसको और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।